हमें हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए और थकाने के लिए शायद कर रहे हों। मतलब ये मेरा सिर्फ मतलब सोच है, क्योंकि वहां से फिर यहाँ फिर कल कहीं और अगस्त सितंबर तक जो कहते हैं फाइटिंग सीजन, कैंपेन सीजन हो सकता है। उसके बाद तो बहुत ही ठंड और बर्फ वगैरह का मौसम आता है, उसमें भी हो सकता है, बट बेसिकली अगस्त सितंबर। तो हुआवेई ZTE ऑपरेट करती है 60-70%। तो सुन सकते हैं, वो पैरालाइज कर सकते हैं नेटवर्क्स को, तो वो तो ऑलरेडी अंदर घुसे हुए। इसलिए मैं भी कहता हूँ, मेरे ख्याल से काफी लोग कहते हैं कि ये 5G वगैरह में इनको शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यही मैं समझना चाहूंगा कि इस वक्त जो बॉर्डर के हालात हैं, जो हुआ है, उसके बाद हर आदमी का अपना अपना फैक्ट है। तो इस वक्त एक्चुअल फैक्ट क्या है और भारत सरकार जो बता रही है वो फैक्ट क्या है, पहले तो आप ये समझाएं। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में फिर से, और खुशी हुई सुनते कि इतनी व्यूज मिले थे पिछले टाइम। जो आप कह रहे हैं, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं कि फैक्ट क्या है। फैक्ट तो तभी पता पड़ेगा जब ग्राउंड पे हैंगे। बट दो तीन मैं बातें बताऊं इसमें। एक, कि ऐसे सिचुएशन में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन होती है। तो कई लोग वाकई अपना कैलकुलेशन करके असेसमेंट बनाते हैं क्या है क्या नहीं है, और भारत तो डेमोक्रेसी है तो वो लिख लेते हैं। भारत सरकार जो है, उन्होंने, वैसे आप देखें तो कम इंफॉर्मेशन दी है। कम इस हिसाब से मेरे ख्याल से कि एक, वो जो कर रहे हैं वो तो नहीं बताएंगे और ना बताना चाहिए। जो चीनियों का डिस्पोजिशन है या डिप्लॉयमेंट है वो भी वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि फिर पता पड़ जाएगा कि हमें कितना पता है चीन के बारे में। तो वो मुझे समझ में आता है। पर जो हम देख रहे हैं अभी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब आपके जैसे पत्रकारों से, दूसरों से, ऐसा लग रहा है कि जहां पे भी चीन आई थी, जो भी जगह में मैं पहुंची थी, वहां पे कुछ थिनिंग आउट नहीं हुई, वहां से पीछे नहीं हटे। दूसरी बात, उन्होंने फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की। तो जहां पहले गलवान में हम लोग सब फोकस्ड थे, फौज तो नहीं, फौज तो पूरे ही तनाव मतलब अलर्ट पे थी पूरे जगह, बट जैसे हम लोग या पब्लिक गलवान पे थी। अब पैंगोंग और DBO के तरफ, दफसांग प्लेन्स में फोकस शिफ्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात, कि ये ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो प्रोट्रैक्टेड तो हो ही गया। दूसरी बात, कि ये शायद हमें, हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए और थकाने के लिए शायद कर रहे हो। मतलब ये मेरा सिर्फ मतलब सोच है, क्योंकि वहां से फिर यहाँ फिर कल कहीं और तो बगैर कुछ इंगेजमेंट किए हुए। तीसरी बात, कि अब जो गलवान में जो हुआ था, बहुत ब्लडी इंसिडेंट हुई, बिट्रेयल हुई चाइनीज से एक और बारी, तो उससे टेम्परेचर्स, जहां मेरे ख्याल है टेम्परेचर्स थोड़े हाई हुए होंगे, हमारे साइड में भी उनके साइड में भी, और इससे ये हो सकता है कि और भी ऐसे क्लैशेस हों। अगर वो हुआ तो शायद ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने इसको काफी सीरियसली लिया है। जो 15 जून को हुआ था, इंसिडेंटली वो शी जिनपिंग का जन्मदिन था 15 जून, और ख्याल करने की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी, उनको बर्थडे ग्रीटिंग नहीं दिए, अच्छा हुआ। बट तो, बट मेरे ख्याल से ये एक सीरियस डेवलपमेंट हुई है, तो उससे उसके असर होंगे। पर मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, ये चीजें हैं। अभी चीन अभी भी असेस कर रही है कि हमको क्या क्या करें, और मेरे ख्याल से थकाने की कोशिश कर रही है। पर अभी 2-3 महीने हैं और
मैं कहूँगा, मैं भी ले में पोस्टेड रहा हूँ तो मुझे पता है उस इलाका का। अगस्त सितंबर तक जो कहते हैं फाइटिंग सीजन, कैंपेन सीजन हो सकता है। उसके बाद तो बहुत ही ठंड और बर्फ वगैरह का मौसम आ जाता है, उसमें भी हो सकता है, बट बेसिकली अगस्त सितंबर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन। हमारी कैजुअलिटी की बात तो जाहिर है कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से बताई गई। चाइना में कैजुअलिटी हुई, इस पर तरह तरह के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं अभी भी। आपकी नजर में फैक्ट क्या है? देखिए, चीन जो है एक बड़ी अथॉरिटेरियन स्टेट है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो और भी अथॉरिटेरियन है। पर दो चीजें याद रखनी है। एक, कि शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की काफी निंदा हो रही है चीन के अंदर, और लोग डिससेटिस्फाइड है। उसके साथ ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी है। बट चीन में ये जो एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स जो हैं, उनका संख्या जो है 57 मिलियन, मतलब 57 मिलियन एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड जो हैं या वेटरन्स हैं, और वो वैसे भी अनॉयड हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं। वो पिछले 2-3 साल से डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज किया है उन्होंने बीजिंग के अंदर भी, कहते हुए कि हमारे हमारे लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करिए, मतलब रेम्यूनरेशन बढ़ाइए, हमारी रिहैबिलिटेशन की कोशिश करिए। और तीसरी बात जो आपके प्रश्न पे आती है, हमें रिस्पेक्ट इन सोसाइटी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि चीन ने जरूर बात छुपाई है आज तक कि कैजुअलिटीज हुए कि नहीं और कितने हुए। और ये जो 57 मिलियन हैं, वो एक हाथ पे वो कह रहे हैं कि हमको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, और कहेंगे आप भारत को देखिए, वो तो अपने सोल्जर्स के एडमिट भी कर दिया, ऑनर ऑनर भी दे रहे हैं, अपने फ्लैग्स देके उनको ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो जी। मेरे ख्याल से वो सब, उसकी दबाव बढ़ रही है चीन के अंदर। इसीलिए वो ग्लोबल टाइम्स का एडिटर इन चीफ और एम्बेसडर ने ये एडमिट किया कि हमारे पास कैजुअलिटीज हुए हैं हमारे साइड में, और मेरे ख्याल से अगले कई दिनों में शायद वो नंबर्स भी बताएं। ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सोच में है कि असली नंबर बताए या घटा के बताए, क्योंकि भारत हुए उससे कम रखना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। सोच ऐसे ही है। राइट। सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि चाइना ने जो बिट्रेयल किया है, उसके बाद स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि फौज को भारत की तरफ थका कैसे दिया जाए, कभी इधर कभी उधर। तो तरह तरह के सिनेरियोज आप लोग एंटिसिपेट करते रहते होंगे। उसको देखते हुए जाहिर है कि भारत को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भारत की तैयारी को लेकर के आपकी एडवाइस क्या होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि प्राइवेट एजेंसियां आके बताती हैं कि ये देखिए सैटेलाइट का नक्शा, तो बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मैन ऑन द स्ट्रीट कि हमारे पास भी तो सैटेलाइट है, हम भी तो करीब करीब 1/4 मीटर तक की जमीन को देख सकते हैं। दुनिया में कई देशों से हमारे इंटेल शेयरिंग के अरेंजमेंट्स हैं। तो ऐसा कैसे है कि ट्विटर को पहले मालूम पड़ता है किसी इंडिविजुअल यंग बच्चे को, और भारत सरकार को अंदाज बाद में लगता है कि उस तरफ क्या मोबिलाइजेशन हुआ? हाउ डज दिस वर्क सर? मेरे ख्याल से ये जरूर पब्लिक में फीलिंग है, बट मैं ये कहूंगा कि जो आजकल सैटेलाइट्स हैं और हमारे पास भी हैं, भारत के पास भी हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन हो रही है सैटेलाइट पिक्चर्स की, इमेजेस की। बाकी के चैनल्स भी हैं इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए, वो आ रही हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, हमारी जो फौज है और हमारी जो एजेंसीज हैं, वो सतर्क है। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, जी। सतर्क है। और दूसरी बात रही कि पब्लिक में, तो जैसे मैंने पहले कहा था, शायद वो देना नहीं चाहते, वो शेयर नहीं करना चाहते, वो भी सही बात है अपने तरीके से। ट्विटर जो है वो तो जितनी पब्लिसाइज करती है उतनी उतने उनके, आप क्या कहते हैं, टीआरपी या जो भी है वो बढ़ जाती है। जी। तो वो तो उस चक्कर में, पर उनको इस बात का फिक्र नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो है सही है या नहीं सही है। तो ये है। दूसरी बात रही कि चीन जो कर रही है वो शायद हमें थकाने के लिए कर रही है या स्ट्रेच करने के लिए कर रही है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत
ने भी ये ऐलान किया है कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो पूरे बॉर्डर पे तैनात हुए हैं, पूरे बॉर्डर पे अलर्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी अलर्ट है। और अभी मैं पढ़ रहा था कल या परसों अखबार में कि एयरफोर्स ने बताई कि हमारी भी ये है। तो चीन को भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं। बिल्कुल का मैं कहूंगा एक तरीके का साइबर या शैडो बॉक्सिंग भी हो रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने। ये खबरें आ रही हैं कि एयरफोर्स का भी काफ़ी मोबिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे में जब सरकार के स्तर पर ये जो एक ताज़ा स्टैंड हमको बताया गया कि जिन्होंने हमारी तरफ बुरी नज़र से देखा उनको जवाब दे दिया गया है, और साथ में ये चेतावनी कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन कोई अगर हरकत करेगा तो हम उसका बराबर जवाब देंगे। इससे क्या असेसमेंट आप मानते हैं कि भारत का है कि ये चैप्टर ओवर हो गया है, चैप्टर क्लोज है, या बिल्कुल सजग रहना चाहिए? कई तरह के मोर्चों पर कई डायमेंशन के अटैक, अग्रेशन और इरिटेशन अभी भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जो चेतावनी दी थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो सिर्फ एक इंसिडेंट का था जो गलवान घाटी में हुआ था, उस इंसिडेंट का था कि हम जवाब दे चुके हैं। अभी जो बिल्डअप हो रही है दोनों साइड में, वो साफ ये जाहिर करती है कि चैप्टर क्लोज नहीं है, चैप्टर खुला है। और उस ये जो चेतावनी दी थी उससे उसमें ये भी है कि हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब अगर आप वापस गए तो ठीक है, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, पर हमारा जमीन छोड़ के जाइए। ये नहीं कि आप जहां पे हो या अगर हो तो ऐसा हो, बट आप वापस जाइए जहां पहले थे, मतलब अप्रैल में, तो वहां तक आप हट जाइए, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग नहीं होते। तो मेरा ये सोच है कि एक तो हम सतर्क रहेंगे और ज्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है उससे सस्पिशन जरूर बढ़ी है। और इसमें एक थोड़ा मजाकी पॉइंट में बताऊं, लोग कहते हैं कि अभी ट्रस्ट डेफिसिट हो गई। मैं जब उनसे बात करता था, मैं कहता था उनको कि ट्रस्ट है ही नहीं, डेफिसिट की बात कहां से आएगी। तो मेरे ख्याल से आजकल ये सिचुएशन है कि ट्रस्ट ही नहीं है और ना आएगी काफी टाइम। दूसरी बात आपने पूछा था कि दूसरे डायमेंशन में भी मेरे ख्याल से फर्क आएगी। और ये जो अभी तक बॉनहमी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे लोग, मेनली सिर्फ दिखावा के लिए, वो भी घटेगा। तो हर डायरेक्शन में ये जरूर होगा, और भारत भी अपने पॉलिसीज वगैरह जो है उसको करेगी जरूर। तो सर, ये माना जाए, आपकी बात को सुनते हुए ऐसा लगता है कि भारत की जो कोर रणनीति है वो ये बड़ी साफ है कि आप स्टेटस को आंटे बहाल करिए। जो आगे आ गए हैं एलएसी के परसेप्शन वाले इन इलाकों में, वहां से आप पीछे जाइए, नहीं तो वहां तक तो हम ये एक्शन लेंगे कि आपको पीछे भेजे। जो आपने इंक्रोच किया है वहां से आपको हटना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। और मैं समझता हूं कि जो ये ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने की थी, वो यही बात पे मतलब यही बात पे हुई थी। और जब बाकी के पार्टी ने सबने कहा कि हम सहमत है इससे, तो फिर उन्होंने ये स्पष्ट तरीके से बता दिया है। और मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, इस बीच में हमने देखा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि काइनेटिक मिलिट्री एक्शन ही एक तरीका नहीं है, एसिमेट्रिक वॉर हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि उसमें साइबर वॉर की एक चर्चा आती है और इकोनॉमिक कॉस्ट एक दूसरे पर इम्पोज करने की दूसरी चर्चा आती है। इस बारे में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपकी नज़र में हैं। हाउ डू यू इंटरप्रेट देम? देखिए, चीन कहती है कि जब वो ऑफेंसिव माउंट करेंगे, चीन का प्लानिंग कि पहले वो एक जबरदस्त साइबर ऑफेंसिव करेंगे, और उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स है मिलिट्री में, उसको डिसरप्ट करना, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कम्युनिकेशन जो है मिलिट्री के साथ, उसको डिसरप्ट करना। वो पहला फेज। दूसरा फेज वो कहते हैं कि जो सिविलियन नेटवर्क्स हैं, खास तौर पे पब्लिक यूटिलिटी, जो सिविल यूटिलिटी नेटवर्क्स हैं, उनको डिसरप्ट करना, जैसे कि आपका रेलवेज,
हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन, ऐसे। और थर्ड फेज में नेटवर्क डिसरप्ट करना, ये उनका प्लानिंग। हमारे यहाँ पे भी हम लोगों ने हार्डन किए हुए हैं, यहाँ पे भी जहां तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्डअप की है। ऐसे चीजें के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बट हुई होगी बिल्डअप। और बिल्कुल सर। तो दोनों साइड से ये साइबर ऑफेंसिव हुई। इसमें जो आपने फाइनेंशियल इसकी बात की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह भी टारगेट रहेंगे, तो ये जरूर होगा। और मेरे वो तो कहते हैं कि ओपनिंग हम उससे करेंगे। आप एक बहुत ज़रूरी फ्लैग एक तरीके से कर रहे हैं कि किस एरिया में सभी को, क्योंकि सभी इंडियंस को, इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि हम एक नए मेस्मराइजिंग डिजिटल इकोसिस्टम में रहते हैं। लेकिन ये एक समझने के लिए ज़रूरी है आपसे पूछना सर मेरा, कि उनके ये जो प्लान है उसके सामने हमारी तैयारी, हमारी कैपेसिटी और हमारी वल्नरेबिलिटी पर आपका क्या असेसमेंट है? मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी तैयारी की है, क्योंकि काफी टाइम से ये सामने आ रहा है कि चीन की साइबर कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। और चीन जो है आजकल किसी को छोड़ती नहीं है। अमेरिका में भी वो अपना साइबर एस्पियोनाज और साइबर ऑफेंसिव करती है, दूसरे जगह में भी करती है। तो मेरे ख्याल से हमारे भी थ्रेशोल्ड हमने रेज किए हैं। पर हमें एक बात जरूर मैं कहूँगा इसमें, या दो बातें कहूँ। पहली, जब तक हम कंप्यूटर हार्डवेयर या साइबर हार्डवेयर खुद ना बनाएं, तब तक हमारे वल्नरेबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर हम चीन से खरीदते रहें राउटर्स वगैरह, तो जो कहते हैं किल स्विच या बैकडोर अपने आप ही आ जाती है उसमें। तो एक तो बात वो है। और दूसरी ये है कि जब तक हम ये हुआवे और ZTE को हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जो मैं कहता हूं क्रिटिकल कम्युनिकेशन सेक्टर, उसमें हम जब से शामिल किए हैं, तो वल्नरेबिलिटी तो बिल्ड इन होगी कि वो लोग आजकल जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मोबाइल फोन, जो 60 to 70% जो ऑपरेशन है, जो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फोन, वो तो सिर्फ सामने वाले कंपनी, पर उन बैकरूम ऑपरेशन हैं या हुआवे या ZTE ऑपरेट करती है 60 to 70%। तो सुन सकते हैं, वो पैरालाइज कर सकते हैं नेटवर्क्स को, तो वो तो ऑलरेडी अंदर घुसे हुए। इसलिए मैं भी कहता हूं, मेरे ख्याल से काफी लोग कहते हैं कि ये 5G वगैरह में इनको शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तो एक, मैं ये नहीं समझता हूं कि उनको ट्रायल में क्यों शामिल कर दिया। ये तो साफ साफ बात है कि भाई वो फ्रेंडली नेशन है नहीं। अगर आप ना नहीं कहना चाहते हो तो फ्रेंडली तो नहीं है, तो फिर क्यों उनका तो ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत अब आ गई है। बिल्कुल सर, एक तरफ हम लोग सुनते हैं कि चाइना के सैकड़ों साल का इतिहास गवाह है कि वो धूर्त है और उनकी कथनी करनी पर भरोसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसी की चाइना से कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, इतना ही नहीं, अपीजमेंट पॉलिसी चलाई है कई बार कई रेजिम्स ने अपने अपने हिसाब से, कि यार इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, इस तरह का एक माहौल रहा है। अब की लर्निंग के बाद आगे जाते हुए आपकी एडवाइस क्या होगी, क्योंकि अपीजमेंट तो हमको बड़ा भारी पड़ा है और हम इतनी दोस्तियां कर चुके हैं, जैसा आपने कहा कि पता नहीं किस चिप में उनका कौन सा किल स्विच या कौन सा ट्रोजन आके बैठा हुआ होगा। नहीं, आपने बिल्कुल एक अहम बात कही। ये जो अपीजमेंट का पॉलिसी है, या अपीजमेंट ना कहना चाहते हो, ये कि भाई उनको प्रवोक मत करो, ये वो, पर उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि प्रवोक मत करो, तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप कहते हैं कि हम शांत बैठेंगे, हम अपना कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, तो वो तो हुआ नहीं। तो जब वो धमकाते हैं, जब वो जो अपना मनमानी करते हैं, तो हम लोग क्यों वो मानते रहे। बिल्कुल, हम लोगों को भी डट के रहना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शी जिनपिंग यहाँ पे था 2014 में, पहले स्टेट विजिट पे आया, तो चुमर में एक इनकर्जन हुई थी, आपको याद हो, तो वो काफी समय तक चली।
पर हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग लगे रहे वहां। फिर एक और हुआ था, उसके बाद डोकलम हुआ, डोकलम में भी हम हटे नहीं। तो एक तरीके से मैसेज गया चीन को कि भाई भारत ने अपना स्टाइल जो है बदल दिया है। पर दूसरे हाथ पे तभी भी हम अपीजमेंट किए जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे लोग कहते हैं कि भाई वी शुड नॉट प्रोवोक देम। दूसरी बात लोग कहते हैं वी शुड गिव देम अ फेस सेविंग वे टू गो बैक, टू पुल बैक। तो मैं कहता हूं कि वो आए यहाँ पे, हमने बुलाया तो नहीं। तो फेस सेविंग की जरूरत है तो वो खुद ढूंढ लें फेस सेविंग, हम क्यों दें उनको। और बिल्कुल। यही देखिए, यही हुआ था पाकिस्तान के साथ। जी। एन वक्त पे जाके हम लोगों ने उसको फेस सेविंग दे दी भुट्टो को। तो ये, मेरे ख्याल हम लोगों को एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से चीन को देखना चाहिए और चीन और भारत का रिश्ता देखना चाहिए। और ये पहले से मैं आपको बताऊं, 1950 से बांडुंग के बाद चाओ एन लाय ने जो ब्रीफिंग दी थी माओ सेतुंग को, उस टाइम माओ सेतुंग को लगा कि चीन और भारत की दोस्ती सिर्फ एक हद तक जाएगी, उसके आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ सर, वो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि ये कोरोना के बाद चाइना के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा माहौल बना हुआ है। भारत के लिए एक मौका है कि मिलिट्री से हटते हुए जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके होते हैं, उससे डेटर करने का, दबाव डालने का, उन पर कॉस्ट इम्पोज़ करने का वो एक बड़ा प्लान बनाए। और उसमें ज़ाहिर है कि बातें होती हैं, अमेरिका का रोल क्या होगा, हम अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़ दें, क्वाड को जो बीच में डिसफंक्शनल था, थोड़ा एक्टिव हुआ है, उसको और एक्टिव कर लें। इसमें एक दूसरी थ्योरी ये होती है सर, जो आप लोगों से ही हम सुनते हैं, कि सब लोग अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। कहीं कुछ कन्वर्ज कर जाए, कहीं कुछ सहयोग हो जाए तो बहुत अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भारत अपने डिफेंस में नहीं बना सकता, जो दुनिया के दूसरे देशों पर आधारित हो। इसको समझाएँ सर। एक तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इसके बाद मेरे ख्याल से जो इक्वेशंस थी, जो रिलेशनशिप थी चीन के साथ, वो बदल चुकी है। और हमें अब तो सतर्क रहना चाहिए चीन के बारे में। दूसरी बात, आपने जो कहा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही कहा। जहां इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रही है, होती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। और किसी भी देश के साथ पर यह भी हमें याद रखना है कि अगर कुछ हो जाता है चीन के साथ, तो हम ही कन्फ्रंट करेंगे उनको, और तो कोई आ नहीं सकेगा उस टाइम। तो ये बात रखनी चाहिए। पर कई मुद्दे हैं जो हम उठा सकते हैं, जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल मैरीटाइम डोमेन की न्यूट्रलिटी ऑफ द सी लेन्स, कमर्शियल सी लेन्स, न्यूट्रलिटी ऑफ द साउथ चाइना सी, न्यूट्रलिटी इन इंडियन ओशन, ये ग्लोबल कॉमन्स है। ये तो हम लोगों को प्रोपेगेट भी करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं, प्रोपेगेट भी करना चाहिए। दूसरी बात, जहां ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, हम तो डेमोक्रेसी है, हम किस बात के ये पीछे हटने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स है, हमको उठाना चाहिए इंटरनेशनल स्टेज पे। अगर चीन एनएसजी में ऑब्जेक्ट करती है, अगर चीन कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा सकती है, तो हमें भी उनको दिखाना चाहिए कि भैया तुम करते रहो, हम तो करेंगे। तो तो हांगकांग बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करना चाहिए। हांगकांग बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमको रेज करना चाहिए। हमको ताइवान के साथ रिश्ता करना चाहिए। अब ताइवान ने परसों अपना एक 5th जनरेशन एडवांस्ड जेट ट्रेनर को अनवेल किया है। ताइवान जैसी देश, छोटी सी। तो हम मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ताइवान के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर वो 5th जनरेशन एडवांस्ड जेट ट्रेनर बना सकती है, तो हम भी उनके साथ कोलैबोरेट करें। वो शिप बिल्डिंग में काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनसे वहां पे कोऑपरेट करें। वो चिप्स बनाते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और चीन को तकलीफ होगी उससे, होनी नहीं चाहिए बट होगी। और अमेरिका से हमको बहुत कुछ मिल सकता है, तो क्यों नहीं उनसे दोस्ती बनाए, होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जहां ये अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके साथ जुड़ना चाहिए। हमारे हमारे देखिए, हमारी जो
सोसाइटी की जो तालमेल है वो ज्यादातर डेमोक्रेसीज के साथ है या अमेरिका के साथ है वगैरह, चीन के साथ तो ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और सर, क्योंकि अमेरिका हमेशा चर्चा में रहता है, अमेरिका की अपनी परिस्थितियां हैं, क्योंकि अभी माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम कुछ फ्लीट वगैरह जो है वो उधर इंडो पैसिफिक रीजन में भेजेंगे, और अमेरिका से जो हमारी अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती रही है उसमें भी तरह तरह के हिकअप्स रहे हैं। अब नवंबर महीना सामने आ रहा है, एक तो ट्रंप वाला अमेरिका कंटिन्यू करेगा, या ट्रंप वाला अमेरिका नहीं होगा, दूसरा अमेरिका होगा। ऐसे में अमेरिका में जो हो रहा है उसका भारत के लिए क्या परिस्थितियों में फर्क पड़ सकता है विज़ावी चाइना? मेरे ख्याल से अभी अमेरिका में अक्रॉस द बोर्ड डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, चीन के खिलाफ है। और उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी खिलाफ है। तो अगर बाइडेन आया उसके जो स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, या ट्रंप फिर से आ गया उसके जो स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, वो चीन के खिलाफ हैं। और मेरे ख्याल से ब्रॉड पॉलिसी में अंतर नहीं आएगा। वहां पर ये देखने, हमारे जैसे लोगों को समझने के लिए कि भाई ट्रंप एक अलग चीज है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अलग चीज है, वहां पर वेरिएंस हो सकते हैं। हाँ, जरूर हो सकते हैं, और देख भी रहे हैं हम, बिल्कुल। उनके पॉलिसी में अगर अलग चीजें में होती है। बिल्कुल सर, आपसे आखिरी सवाल, जस्ट टू समराइज दिस कन्वर्सेशन, कि इस वक्त आपको आगे जाते हुए आपका अपना खुद का व्यू क्या है, या एक आप पॉलिसी रिकमेंडेशन देना चाहें, स्ट्रेटजी रिकमेंडेशन देना चाहें भारत के लिए, तो वो सबसे बड़ी क्रिटिकल बात क्या है? पहली बात जो है वो ये है कि हमें अपना इकोनॉमी जो है उस पर फोकस करना है, उसको डेवलप करना है, मेन चीज वो है। दूसरी बात कि हमें ये तय करना चाहिए कि हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए कौन से सेक्टर्स वाइटल सेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी कोविड हुआ है, तो हमारे सामने हमारी हेल्थ सेक्टर आई है, और उसमें हमको मौका मिला है देखने के लिए कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं। हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, हमारे पास वो हमारे फार्मा कंपनी ने एपीआई जो बन वो चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब हमको आइडेंटिफाई कर इन सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिजनाइजेशन पे जोर देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशंस की जिक्र की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन से वो मोबाइल हैंडसेट बंद कर दीजिए फिलहाल, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हम इक्वली कंपैटिबल इफ नॉट बेटर मोबाइल हैंडसेट बनाएं और अवेलेबल कर लें कंज्यूमर को, फिर वो चुने, और धीरे धीरे चीन का जो है वो उसको हटा दे वहां से। तो ऐसा हमको देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे प्रिसिशन इंजीनियरिंग, जैसे कि चिप्स, जैसे कि हार्डवेयर, मैंने बताया आपको कंप्यूटर वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, इन सेक्टर्स में हमको जैसे कि मतलब इंडिजनाइजेशन पे जोर करके वहां पे छूट देनी चाहिए। और उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कोई पब्लिक सेक्टर में दे दें, मैं कहता हूं कि खुलेआम जो भी बना सके उसको बनाएं और compete करें। बिल्कुल सर, ये आखिरी जो बात आपने कही है, दरअसल ये एक अलग पूरे लंबे डिस्कशन का विषय है, क्योंकि दरअसल इकोनॉमिक मोर्चे पर ही इस वक्त लड़ते वक्त जब हम लोग लड़ाई, सेना, फौज, बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो रियल मोर्चा तो आर्थिक मोर्चा है, और जिस पर मुझे लगता है कि नैरेटिव को और भारत में पब्लिक कन्वर्सेशन को बहुत सेंटर स्टेज पर लाने की जरूरत है।